तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर लेके आए हैं। तो इस पेपर को आप पूरा देखिए और ये सेट ए है, तो जिसमें टोटल प्रश्न 23 हैं और प्रिंटेड पेज 8। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो पेपर में आज हम विथ सॉल्यूशन के बताएंगे। चलिए, तो पेपर को शुरू करते हैं, जिसमें टाइम 3 घंटा रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हमारे 75। चलिए, इसके इंट्रोडक्शन इस प्रकार रहेंगे कि सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना अनिवार्य है। 1 से 5 तक रहेंगे 1 अंक के प्रश्न, यानी 30 अंक का रहेगा, और 6 से 17 तक रहेगा 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं, जिनकी शब्द सीमा होगी 30 शब्द, और 18 से 20 तक रहेंगे हमारे 3 अंक वाले प्रश्न। चलिए अगला, इसके बाद 21 से 23 तक रहेंगे 4-4 अंक वाले प्रश्न, यानी 120 शब्द सीमा होगी। चलिए, इसके बाद देखते हैं हमारा पहला विकल्प क्या है। पहला प्रश्न, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी तो पहला विकल्प है कि सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो सूर सारावली कवि का नाम है कौन से? सूरदास। किसने लिखी थी? सूरदास ने। चलिए अगला विकल्प है कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म कब हुआ था? यह 1899, यानी सा। चलिए अगला प्रश्न है, कुहासा का अर्थ है। कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ है कोहरा, यानी ऑप्शन बा वाला सही है। चलिए अगला है, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। चलिए पांचवा है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट। कितनी थी? 2 फुट। चलिए छठवां है, कलम का जादूगर किसे कहा गया? तो कलम का जादूगर कहा गया राम वृक्षवेणी पुरी। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो ये थे सूरदास। पहला वाला टिक करेंगे, सूरदास। दूसरे में आएगा, दुआ छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? तो ये 13 और 13 मात्रा होती हैं। चलिए, तो दुआ छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में होती हैं 13-13 मात्राएं। चलिए अगला, रस के खालिस्तान अंग हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4, यहाँ भरेंगे 4। चलिए अगला है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1900 से। चलिए पांचवा, अर्थ की दृष्टि से बाकी के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो बाकी के कितने प्रकार होते हैं? 8। चलिए अगला है, यानी छठवां, छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। चलिए अगला प्रश्न आता है, सही जोड़ियां हल कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त में हम लगाएंगे पंचवटी। इन्होंने क्या लिखा है? पंचवटी। और रिसाई का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। चौपाई में होती 16 मात्राएं। एक अंक को कहते हैं एकांकी। शिव पूजन सहाय ने क्या लिखा है? माता का आंचल। और राम वृक्ष बैनी पुरी। तो राम वृक्ष बैनी पुरी का आ जाएगा इसमें मुजफ्फरपुर। चलिए इस तरह से जोड़ियाँ मैचिंग कर लेंगे। प्रत्येक जोड़ी के सामने सही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। इसमें हम लिखेंगे चौपाई, यानी पूरी छंद रचना क्या में आई है? चौपाई में। चलिए, तो दूसरा विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसमें लिखेंगे, दूसरे में लिख देंगे हम ब्रज भाषा में। तीसरा आएगा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है? इसमें हम भरेंगे जयशंकर प्रसाद। क्या भर देंगे? जयशंकर प्रसाद। चलिए अब आएगा हमारा चौथा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रही है? तो अट नहीं कविता किसकी? यानी फागुन की मादकता। तो इसमें हम भरेंगे फागुन की मादकता। क्या भर देंगे? फागुन की मादकता। क्या भर देंगे? फागुन की मादकता। चलिए अगला एक
1 अंक वाला है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ। क्या नाम है इनका? वैद्यनाथ मिश्र। आगे लिखेंगे हम वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगला लास्ट में 6वां, निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं। तो हमें बताना निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं। इसमें होते हैं 8 खंड। चलिए अब आते हैं हमारे सत्य और असत्य प्रश्न 5वां, जिसमें सत्य असत्य लिखेंगे। चलिए तो पहला है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा। गोपियों को समझाने को उद्धव को भेजा, कैसा है? सत्य है। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य है। तीसरा, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो ये गलत है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी कैसा? गलत है। 5वां, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो ये भी कैसा है? सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है 6वां, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसमें लिखना है नागार्जुन की कविताएं। तो नागार्जुन की कविता है युगधरा और सतरंगे पंखों वाली। चलिए नई कविता की 2 विशेषताएं, इसमें हम लिखेंगे प्रयोग में नवीनता और दूसरा अनुभूतियों का वास्तविक मिश्रण। चलिए अब आता है हमारा 7वां प्रश्न, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं अन्य विधियों के आधार पर कीजिए। तो चलिए 2 रचनाएं बताना और भाव पक्ष बताना है। जो कवि सूरदास की रचनाएं हैं साहित्य लहरी, इनकी कौन कौन सी? सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर। चलिए अब आता हमारा तुलसीदास, ये लिखे गए हम विनय पत्रिका और दोहावली। चलिए अगला प्रश्न है, फसल क्या है। तो फसल बताना, फसल क्या है। तो फसल है नदियों के पानी का जादू। फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है। किसानों के हाथों की महिमा है। शमली भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है। सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके अथवा में है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से। किससे की गई है? कमल के पत्ते की गागर से। कमल के पत्ते की गागर से। चलिए अगला प्रश्न 9वां, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल वो किन किन अर्थों को संकेत करता है। तो चलिए इसका पहला उत्तर है कि बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। दूसरा, बादल के बरसने पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। चलिए अगला इसके अथवा में प्रश्न है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो कवि के मस्तिष्क पर केवल स्मृतियाँ हैं, इन्हीं स्मृतियों को कवि जीने का सहारा बनाना चाहता है। स्मृतियों को पाथे बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। चलिए अगला प्रश्न आता है 11वां, रस किसे कहते हैं। चलिए भी प्रश्न 10वां है कि काव्य की परिभाषा क्या है। तो समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, यानी समस्त भाव प्रधान काव्य कहते हैं, साहित्य को काव्य कहते हैं। या कोई, चलिए तो इसके बाद से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो चलिए इसकी परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण है पुण्य पुण्य उक्सय अकुलाही, जहाँ पर पुण्य शब्द की समान अर्थ में आवृत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, रस किसे कहते हैं। तो रस किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। चलिए अगला है चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई का एक सममात्रिक छंद है जिसके चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 लघु गुरु होता है। उदाहरण, बंदा गुरुपद परंपरागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा। चलिए अगले प्रश्न आता है 12वां, राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा यतेंद्र मिश्र का साहित्यिक परिचय बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पहला, रचनाएं और भाषा शैली। तो चलिए इनकी रचनाएं हैं राम वृक्ष बैनीपुरी की पतितों के देश, दूसरा चिंता के फूल। चलिए
यानी चिता के फूल। चलिए इसके बाद आता है यतीन्द्र मिश्र। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, यदा कहा और दूसरा है देवही पर आलाप। चलिए अब प्रश्न आता है हमारा 13वां, भक्त के पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चलिए तो इसका आंसर है भक्त के पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। चलिए इसके अथवा में नाटक और एकांकी में अर्थ यानी अंतर लिखिए। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में अन्य गौण कथाएं भी होती हैं जबकि एकांकी में केवल एक ही घटना होती है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके किसका, उनके पिता और उनकी शिक्षिका यानी टीचर का प्रभाव पड़ा। यानी टीचर कौन थी, शिक्षिका अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधना में लगे रहे। शहनाई वादन की उत्कृष्टता के कारण ही उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। चलिए 15वां प्रश्न है, गद्य के कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की विधाएं कौन कौन सी हो गई, इसमें लिखेंगे हम कहानी हो जाएगी और उपन्यास हो जाएगा। 4 लिखना है, एक नाटक लिख देंगे, नाटक के बाद लिख देंगे एकांकी। तो कितनी लिखना है, 4, कहानी उपन्यास नाटक एकांकी। चलिए अगला प्रश्न आता है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो चलिए निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय वस्तु का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और समर्थता के साथ किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा 16वां, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो चलिए संधि का अर्थ मेल होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। और संधि में 2 वर्णों का योग होता है, संधि में क्या होता है, वर्णों का योग होता है, जबकि समास में पदों का योग होता है। चलिए अगला प्रश्न, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शब्द शक्ति होती है हमारे कितने, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा, इसमें लिखेंगे हम अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए अगला प्रश्न है 17वां। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर की PDF आपको पीछे दी जा रही इसी वीडियो के अंत में। चलिए 17वां, गंगटोक को मेहनत कशा बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो गंगटोक के लोगों की मेहनत के कारण ही गंगटोक के आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए, उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रगति को संजोए हुए। यहाँ के लोगों ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी इसे खूबसूरत बना दिया, इसलिए लेखक ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। चलिए अगला प्रश्न, इसके अथवा प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था। जब वह अपने साथी बच्चों को खेलता देखता तो उसके मन में खेलने को ललायत होता है। यह सिसकना बंद करके खेलने के लिए पिता की गोद से उतर जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित पद्यांश की साफ प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। चलिए तो इसका जो यानी संदर्भ रहेगा तो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ पुस्तक के कौन से, यानी जो क्षितिज है, किससे, क्षितिज भाग 2 के पाठ का नाम है अट नहीं रही, शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए और इसमें जो प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवि ने फागुन, इसमें क्या दिखाया गया, किसकी, फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और इसका अर्थ लिखिए। चलिए इसके अथवा में प्रश्न है, यानी कि जिसके अरुण कोमल कपोलों के मतवाली सुंदर छाया। तो चलिए कहाँ से ली गई है, ये हमारे क्षितिज, ये भी लिया गया है क्षितिज,
किसे क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। और ये क्या है, आत्मकथा, क्या है, आत्मकथा से अवतरित है। और इसके कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। इसके कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा 19वां। फिर से अब क्या करना, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है। तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। चलिए तो ये कहाँ से आए इसका देखेंगे। ये लिया गया हमारे क्षितिज, ये भी क्षितिज के भाग यानी भाग 2। किस लिए, क्षितिज के भाग 2 पाठ संस्कृति, पाठ का नाम है संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यापन। इसके लेखक कौन हैं, चलिए तो लेखक का नाम है, चलिए तो इसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन, जिसमें लेखक ने बताया है प्रस्तुत गद्यांश में के माध्यम से लेखक ने संस्कृति क्या है यह बताने का प्रयास किया। किसके बारे में बताया कि संस्कृति क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। चलिए अगला हमारा आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। तो चलिए इसका जो संदर्भ है ये भी हमारा किससे लिया गया, यानी क्षितिज। तो ये भी हमारा क्षितिज से लिया गया है, यानी क्षितिज भाग 2 से लिया है। जिसके पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, इसके पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत से लिया गया। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है लेखक, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए इसका अब आता है संदर्भ यानी प्रसंग, किसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। किसका किया है, यानी गांव ग्रामीण जीवन का। चलिए अगला प्रश्न आता है अनुशासन। अगला प्रश्न है अनुशासन का महत्व लिखिए, पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच चर्चा लिखिए। चलिए तो इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न 21वां। आपरत गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने के बाद हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो जो उपरोक्त गद्यांश है इसका क्या बताना, आपको शीर्षक बताना है। तो चलिए इसका शीर्षक है, तो किसके बारे में बताया गया, हिमालय, यानी हिमालय पहाड़। तो हिमालय इसका शीर्षक रहेगा। चलिए इसके बाद में आता है प्रश्न दूसरा। हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है। तो हिमालय को देखकर कौन सा समभाव का भाव जागृत होता है, यानी हिमालय की सारी सृष्टि के प्रति समभाव, यानी हिमालय को देखकर किसका समभाव जागृत होता है। चलिए इसके बाद में तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो चलिए इसका सारांश लिखेंगे। चलिए इसका सारांश रहेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। और दूसरा, सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है, किसको, हिमालय को देखकर। वस्तुतः यह दृष्टि कोरी कलात्मक और आध्यात्मिक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न इसके अथवा में कविता से लिया गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत, आ रहे हिमालय से पुकार। चलिए तो पहला प्रश्न है उपरोक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो चलिए शीर्षक क्या है, ये है बसंत। किसके ऊपर है, बसंत, यानी वीरों का कैसा हो बसंत रहेगा शीर्षक। चलिए प्रश्न दूसरा, बार बार कौन गरजता है, बार बार कौन गरजता है। तो बार बार कौन गरजता है, ओदादी। चलिए इसमें देखते हैं, ओदादी गरजता है बार बार नहीं। चलिए अगला है उपरोक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। चलिए अगला प्रश्न है
अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए पत्र लिखिए। चलिए तो इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और 5वां साहित्य में स्थान। चलो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों को भेजिए जिससे वो भी पेपर की तैयारी कर सकें। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।